बड़ा गंभीर जो आरोप लगा है, क्या एक बड़ी जिसको कहते हैं किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी, किसी तरीके का एक बड़ा षड्यंत्र की ओर इशारा करता है? हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय सरदाना साहब जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं। हमारे साथ आलोक वत्स साहब जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। और मनीष बैरियर साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अखिलेश जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यही समझना चाहता हूं, और विजय सरदाना साहब आपसे ये बात समझना चाहता हूं कि ये बार बार आरोप लग रहे थे। कम जब ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसके बाद अडानी ग्रुप ने जो अपनी एक जवाब सामने आया था, उसमें कहा गया था कि इसमें शॉर्ट सेलर्स के साथ साथ बिजनेस राइवलरी जो है, यानी कि जो प्रतिद्वंदी हैं उनके भारत के अंदर, विदेश के अंदर, उनका भी हाथ है। तो क्या यह माना जाए कि इससे कम से कम, जिसको कहा था, एक टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखाई पड़ती है? सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा ये कहना है कि देखिए, जब भी कोई बिजनेसमैन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक कंसिस्टेंट कैंपेन चलता है, तो वो एक कैंपेन एक मोटिवेटेड होता है जनरली। अगर आपने पार्लियामेंट में सवाल उठाए, आपको जवाब मिल गया, तो मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन लगातार संसद के अंदर और संसद के बाहर अगर किसी भी तरह का कैंपेन चलता है, तो ये बात निश्चित है कि उसके पीछे कोई ना कोई इंटरेस्ट है या वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये बात तो लॉजिकल है, नहीं तो कौन इतनी मेहनत करेगा, लगातार उसी मुद्दे को उठाता रहेगा। बहुत सारे समाज में और राजनीति में बड़े बड़े मुद्दे आए, लेकिन 1 2 3 दिन बाद, हफ्ते बाद वो मुद्दे बंद हो जाते हैं या उस हेडलाइन से गायब हो जाते हैं। ये एक लॉजिक है जिसको हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात, जो कहा गया कि अडानी के खिलाफ कैंपेन चलाया गया, ये निश्चित है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं, जब वो भारत में अपना अधिकार बढ़ा रही हैं, उदाहरण के लिए अगर इंडियन कंपनीज को पोर्ट नहीं मिलता तो कौन करता? कोई यूरोपियन करती, कोई अमेरिकन करती, कोई चाइनीज करती। क्योंकि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करने के लिए हर एक कंपनी में दम नहीं होता है। एमएसएमई को आप नहीं कह सकते आप जाइए पोर्ट बनाइए। हिंदुस्तान में या तो टाटा बनाएगा, या रिलायंस बनाएगा, या अडानी बनाएगा, या एक आधा और कोई होगा। 5 7 कंपनियां हैं, उनमें आपस में राइवलरी हो सकती है। जैसा निकल के आ रहा है कि हीरानंदानी साहब भी उसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो ये कॉम्पिटिटर्स राइवलरी भी हो सकती है। ये हमने एयरपोर्ट के टाइम पे भी देखा था, जब दिल्ली और बॉम्बे के एयरपोर्ट एलोकेट हुए थे, उसके बाद जिन लोगों को नहीं मिला था, उन्होंने उनके खिलाफ कोर्ट केसेस किए थे कि प्रोसेस ठीक नहीं था। तो कुछ लोग सामने आके चैलेंज करते हैं, कुछ लोग पीछे से खेल खेलते हैं। तो बिजनेस में राइवलरी कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये चीज जो आज सामने आई है, ये जांच का विषय है। अगर एक एमपी ने दूसरे एमपी के खिलाफ मुद्दे उठाए हैं, और उसमें अगर जो सवाल उठाए हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। जैसे उन्होंने कहा कि 61 में से 50 सवाल एक खास ग्रुप के थे, ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आ सकता है। फिर ये कहा गया कि जो लेडी एमपी हैं, उनके घर की मरम्मत कराई गई, वो भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि मरम्मत किसने करी, किसने पेमेंट किया, कौन पीछे था। तो मुझे लगता है जांच का विषय है, ये लोकसभा स्पीकर का विशेषाधिकार है, वो आगे कदम क्या उठाए। जी, जांच का विषय जरूर है, लेकिन बाकी मेहमानों पर जाने से पहले अखिलेश जी जरा थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए कि प्रोसेस क्या होता है। जो एमपीज होते हैं, चाहे सवाल पूछने का हो, और दूसरा मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, ये विशेषाधिकार अधिकार हनन का जो मामला होता है, स्पीकर के पास इसमें क्या क्या पावर्स होती हैं, अब क्या इसमें आगे प्रोसेस को फॉलो किया जा सकता है? देखिए, काफ़ी गंभीर मामला होता है, उसको काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है। ये हितों के टकराव की बात आती है। और जहाँ तक इस ग्रुप का जो सवाल का जिक्र बार बार हो रहा है कि किस तरह से जो बिजनेस राइवलरी है, आपको याद होगा कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब भी ये बात उठाई गई थी कि किस तरह से जॉर्ज सोरोस हो या इस तरह की जो विदेशी शक्तियाँ हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ करना चाहती हैं, कुछ कंपनियों को बदनाम करना चाहती है। और ये बात तब भी सामने आई थी, क्या ये कहीं पर राइवलरी का मामला तो नहीं है? और ये जो पूरा मामला अब सामने निकल कर आ रहा है, इससे बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरफ बात जा रही है। और दूसरी बात जो आपने प्रश्न उठाया है कि हर सांसद को
सदन में आने से पहले आपको अपना शुरुआत में देना पड़ता है कि आपके कोई बिजनेस इंटरेस्ट तो नहीं है, कहीं से आपको कुछ पैसा तो नहीं मिलता, आप किसी बोर्ड के डायरेक्टर में तो नहीं है, या अगर है तो आप कम से कम उसको डिक्लेयर कीजिए, ताकि आप जब सवाल पूछें या किसी भी बिल पर पार्टिसिपेट करें, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, तो ये पता हो जनता को कि आपके कहीं बिजनेस के हित जो है वो टकरा तो नहीं रहे, और आपको जो भी काम करना है आपको पब्लिक इंटरेस्ट में करना है। 2005 में बहुत गंभीर मामला हुआ था, आप जानते हैं कि कैश फॉर क्वेश्चंस जो बात हुई थी, और उसमें ये हुआ था कि 11 सांसद, 10 लोकसभा के, 1 राज्यसभा के, उनकी तुरंत जो है मेंबरशिप चली गई थी। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी, और ये मामला अभी भी चल रहा है। तो ये बहुत गंभीरता से इसको लिया जाता है, एथिक्स कमेटी के पास ये मामला जाता है, और एथिक्स कमेटी प्राइमा फेसी अगर लगता है उसको कि इसमें मामले में दम है, तो वो बुला करके और तुरंत इस पर जांच भी आगे बढ़ा सकती है। बाद में अपनी रिपोर्ट वो स्पीकर को देती है, और स्पीकर इस रिपोर्ट को जो हाउस में टेबल करते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बिजनेस और राजनीति का ये जो मिक्स अभी सामने आ रहा है, ये जो दोनों दिख रहा है, इसको लगातार ऑपोजिशन जो है एक मुद्दा बनाकर इस्तेमाल कर रही है। तो क्या आपको लगता है इससे जो आरोप कम से कम, और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कही जा रही है कि देखिए इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इस तरह की बातें करने में, वो कहीं ना कहीं उन आरोपों को हवा मिलती है? देखिए अंकित, सबसे पहले तो ये कि भारतीय राजनीति में सांसदों के ऊपर ये आरोप नए नहीं। जब से संसद यानी हम अपनी लोकतंत्र की इस यात्रा को शुरू किए हैं, तब से अलग अलग समय पर सांसदों पर ये आरोप लगते रहे, और शायद यही वजह है कि सांसदों को जो सवाल पूछने का तरीका होता है, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि वो कहाँ के लिए सवाल पूछ रहे हैं। मैं जब ये मेरे पास ये जानकारी आई तो मैं तब से उसमें ये देख रहा था कि महुआ मोइत्रा के अपने संसदीय क्षेत्र के कितने सवाल हैं, तो मुझे वो बमुश्किल मिल पाए। दूसरा ये है कि राज्य सरकार, चूंकि वहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तो उस सरकार और केंद्र के संबंधों के बीच कितने सवाल हैं, वो भी बमुश्किल मिल पाए। लेकिन जितने सवाल हैं, उन सवालों के कहीं न कहीं उस बिजनेस घराने के साथ कोई न कोई, एक कहें कि बहुत सीधा सीधा तार जुड़ता हुआ दिखता है। और जब वो तार जुड़ता दिखता है और उसमें एक दूसरा बिजनेस घराना है जिसके ऊपर वो आरोप लगा रही है, जिसके ऊपर, जिसको कहते हैं कि वो एकदम से इतना कोई भी राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक नेता किसी एक घराने के खिलाफ इस तरह से कैंपेन में नहीं जाता है। इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ एक सप्लाई है। सप्लाई जब मैं कहता हूं तो किस चीज की, मैं पैसे वाली नहीं कह रहा हूं। पैसे वाली सप्लाई तो सीबीआई जांच करेगी, इंक्वायरी कमेटी। सप्लाई मतलब कि एक बड़ा बिजनेस का कोई घराना है जो नियमित तौर पर उनको एक ही तरह की सूचनाएं दे रहा है, और वो सूचनाएं सिर्फ महुआ मोइत्रा के पास नहीं पहुंच रही हैं, वो सूचनाएं उससे आगे जा रही हैं। क्योंकि अगर अभी हम देखें, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या फिर उससे आगे बढ़ते हुए हम फाइनेंशियल टाइम्स तक की रिपोर्ट देखते हैं, सबका पैटर्न एक जैसा है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में किसी भी बिजनेस घराने के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने के लिए हमारे देश की एजेंसियां सक्षम है, और मुझे पूरा भरोसा है कि एजेंसी और न्यायालय के दायरे से कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन इस तरह के आरोप के बाद क्या महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता फिलहाल निलंबित की जानी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसदों के विशेषाधिकार होते हैं उस पर भी कुछ नए तरह से सोचना चाहिए? क्योंकि ये कई बार होता है कि इस तरह की चीजें सामने आती हैं और फिर वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। मैं मनीष जी के पास जाना चाहूंगा। मनीष जी, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये बात पहले भी सामने आई थी कि ये जो बिजनेस घराने हैं जिनकी आपस की एक प्रतिद्वंदिता होती है, ये उसका भी मामला था, जिस तरह से पूरे समूह को बदनाम करने का, अदानी समूह को बदनाम करने का प्रयास किया गया, और उनके साथ साथ जिस तरह से लपेटे में लिया गया, आप देख रहे हैं कि इसमें भी वकील साहब की जो शिकायत है उसमें साफ तौर पर किया गया कि पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए, अदानी समूह को बदनाम करने के लिए। तो ये पूरा क्या दिखाता है? ये जो मामला है कहाँ जाकर के रुकेगा? देखिए, ये बात मैंने आपके चैनल पर भी, जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो मैंने साफ साफ कहा था कि जिस तरह से अडानी के शेयर्स पर और इनके ग्रुप पर जिस तरह से अटैक हुआ है, तो पीछे भी अगर देखें हम लोग तो ये बहुत साफ तौर पर दिखता है कि ये बिजनेस राइवलरी का मामला होता है। ठीक है, अब शॉर्ट सेलर था, बट शॉर्ट सेलर, अमेरिकन शॉर्ट सेलर यहाँ आकर के इतनी रिसर्च, इतनी मटेरियल उनको मिल जाना और उस तरह से उतनी मोटिवेटेड बातें करना, ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता था। और इसलिए मैंने उस समय भी बोला था कि ये मामला जो है वो राइवलरी का मामला हो सकता है। बट आज जब ये और आपके बाकी पैनलिस्ट और आपने भी बताया जिस तरह से कि 50 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 62
अगर एक ही ग्रुप के या उसी तरह के क्वेश्चंस भेजे जाए और अगर आप उनके महुआ मोइत्रा जी का जो आप बयान भी देखेंगे तो वो काफी एंटी अडानी बयान दिखता है और बहुत साफ तौर पे ये दिखता था कि वो अडानी के खिलाफ कोई मोटिवेटेड कैंपेन चला रही है। और ये तो सवाल मुझे लगता है कि अब टीएमसी को भी पूछना चाहिए, क्योंकि कई बार टीएमसी ने भी उनको अपने कई सारे, जैसे काली जी पर उन्होंने टिप्पणी की थी तो उन्होंने अपने आप को साइड कर लिया था। बट इंडिया अलायंस अगर आप हम कोशिश करेंगे दोबारा, संपर्क जरा हमारा टूट गया, हम फटाफट दोबारा जुड़ेंगे मनीष बैरेसी के साथ। लेकिन मैं एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, हमने टीएमसी तृणमूल कांग्रेस से भी हमने आधिकारिक तौर पर ईमेल करके और फोन करके या इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी कि आपकी तरफ से वो किसी प्रवक्ता को भेजें। उन्होंने कहा कि जो महुआ मोइत्रा ने कहा है उसके अलावा वो इस पर और कुछ फिलहाल नहीं कहना चाहते हैं। पर आलोक वत्स साहब, इसकी अभी जांच होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कि एक लॉयर के चिट्ठी को लेकर एक बड़े गंभीर आरोप जरूर लगाए हैं, लेकिन अभी जांच और सत्यता इसकी स्थापित करना अभी बाकी है। तो क्या बीजेपी इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर अब लेके जाएगी? आलोक जी अनम्यूट कर लीजिए। आलोक जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए हम कोशिश करते हैं, अब ये थोड़ा तकनीकी खराबी है, आलोक जी के साथ दोबारा वापस उनके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक बात विजय जी आपसे समझना चाहता हूं। मान लीजिए कि अगर इसी पैमाने को लेकर चलें कि बिजनेस राइवलरी के लिए एक ग्रुप ने, हिरनंदानी ग्रुप ने इस तरह की बातें कही हैं, तो क्या कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात नहीं आएगी कि ऐसे तो और लोग भी हो सकते हैं? ये एक लौता ग्रुप तो है नहीं, बिजनेस राइवलरी के चक्कर में और ग्रुप भी इस तरीके का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, यह कोई नई बात नहीं है। आपको दो चीजें समझनी होंगी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है लॉबिंग करना और पॉलिसी मेकर्स का काम होता है पॉलिसी बनाना। जैसा हमने दिल्ली के शराब घोटाले में देखा, वहां पे भी लीकर ग्रुप ने लॉबिंग करी, पॉलिसी बदलवाई, और वो इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने है कि वहां क्या निकल के आ रहा है। तो ये पूरी दुनिया में लॉबिंग जिसको कहा जाता है, ये एक बहुत ही कॉमन चीज है। नहीं तो आप मुझे एक बात बताइए कि इतने सारे जो पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जितनी भी एनजीओज हैं जो सवाल उठाती हैं अलग अलग पॉलिसी मुद्दे को लेके, उनको फंडिंग कौन करता है? बहुत सारी ऐसी पीआर एजेंसीज हैं जो आपके लिए लॉबिंग का काम करती हैं। आपके पास डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन उनके पास एक नेटवर्क होता है पॉलिसी मेकर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, पत्रकारों का। वो क्या करते हैं, वो पीआर किस बात के पैसा लेते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज है। लेकिन जब आप पार्लियामेंट में इस तरह के सवाल उठाते हैं, क्योंकि आप वहां पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये मुद्दा गंभीर होता है, क्योंकि वहां पे राष्ट्र के संबंधित, जिसको हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट से संबंधित सवाल होने चाहिए। तो आज जो घटना हुई है, मेरा आपके माध्यम से स्पीकर साहब और लोकसभा को एक रिक्वेस्ट है कि आज के बाद अदर देन कॉन्स्टिट्यूएंसी और स्टेट, अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो हर सवाल के नीचे उस एमपी से अंडरटेकिंग लिया जाए। जैसे कोर्ट में एफिडेविट होता है, एक लाइन का अंडरटेकिंग, मेरा किसी बिजनेस ग्रुप के साथ कोई संबंध नहीं है, और साइन करें उसको। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे अखिलेश जी बता रहे थे कि आपको पहले ही अपने इस तरह के इंटरेस्ट आपको बताने पड़ते हैं। अखिलेश जी सब, क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो गया, आखिरी सवाल आप ले लीजिए। मेरा सवाल आलोक जी से है। आलोक जी, जो बात पूछ रहे थे हमारे सहयोगी अंकित भी आपसे कि ये काफ़ी गंभीर आरोप है, और ये केवल आरोप लोकसभा अध्यक्ष तक ही नहीं पहुंचाए गए हैं, बल्कि सीबीआई तक भी ये आरोप पहुंचाए गए हैं, और निश्चित तौर पर आगे जाकर के इसकी जांच होगी। लेकिन बात कहीं यहीं पर आकर रुकेगी, क्योंकि ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक घराने को, जिसमें कि आप बिजनेस में उसको नहीं हरा पाए, बिजनेस में आपने उनसे राइवलरी आपकी रखी, लेकिन फिर भी आप जो है आपको मौका नहीं मिल पाया, तो आप ये हथकंडे अपनाएंगे कि किस तरह से जो दूसरा ग्रुप है जिससे आप कंपटीशन आपकी है उसको बदनाम करने के लिए, और उस तरह के सवाल आप पूछवाएंगे, वो भी किसी एक एमपी के जरिए। देखिए अखिलेश जी, मैं पार्लियामेंट और उसकी गतिविधि से, कॉलेज लाइफ से जुड़ा हुआ हूं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग
किसी तरह का प्रलोभन देकर प्रश्न अपने उनके जो राइवल होते हैं उनके खिलाफ पूछवाते हैं और फीड करते हैं एमपी को कि किस टाइप का प्रश्न पूछिए, किताब लिख के देते हैं, कोट करते हैं कि इस चीज को बोलिए। इस बात को मैं भली भांति जानता हूं, लेकिन उस समय का माहौल था छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस का। आज के माहौल में बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं और जो निशिकांत ने कहा है उस बात में 100% दम है, सत्य है। क्योंकि 61 केस में 50 केस एक ही समूह के लिए पूछना, ये इस बात को दर्शाता है कि आपका इंटरेस्ट वेस्टेड था और आपने इस काम को किया है तो आपने कोई समाज सेवा तो किया नहीं होगा। कुछ न कुछ तो आपको इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप है कि मकान बनवा दिए, डायरेक्ट उनको उनसे कनेक्टिविटी उनको मिल गई और जो प्रश्न पूछे गए वो एक ही समूह पर सारा प्रहार किया गया। ऑल दिस इंडिकेट हाल में काला है। अब महिला मोर्चा जरूर जांच के घेरे में आएंगी और कहीं ना कहीं इन पर ये चीज साबित होगा और इसका इनको जवाब और इसका इनको भुगतना पड़ेगा। चलिए, ये कोई नई बात समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, गंभीर आरोप लगे हैं पर अभी इस पर जांच होनी बाकी है और जांच के बाद जिस तरीके के जो अब डिमांड हो रही है कि जब तक जांच होती है तो क्या महुआ मोइत्रा की जो सांसदी है उसको निलंबित किया जाएगा, अब ये गेंद स्पीकर के पाले में दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।